हेलो, कैसे हो आप सब। पिछली क्लास में अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था, केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन सेल के साइटोलॉजी में सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन? जीव द्रव्य और किसके बारे में पढ़ेंगे? और कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लाज्मा। और कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा। ठीक है ना। इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, जीव द्रव्य क्या होता है और कोशिका द्रव्य क्या होता है। जैसे कि ये क्या है? एक सेल है, ठीक है ना। ये सेल है। अगर इस सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर सेल वॉल होगी तो वो क्या हो जाएगी? प्लांट सेल हो जाएगी। ठीक है। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेंटर में इसका क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मीन्स बोले तो केंद्रक। क्या है? केंद्रक। और केंद्रक के चारों तरफ क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके केंद्रक के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है, ये जितना भी द्रव्य होता है, उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। या क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। या केंद्रक द्रव्य का एक नाम और है कैरियोलिम्फ। क्या है? कैरियोलिम्फ। ठीक है ना, कैरियोलिम्फ। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? केंद्रक के चारों तरफ क्या हो गई? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली। अब क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के मध्य में एक अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। ये ऐसा, ठीक है ना। उस पदार्थ को उसके अंदर पदार्थ पाया जाता है। इसमें कुछ सेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम है, राइसोसोम है, ठीक है ना। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, इनके बीच में ये जितनी भी चीज़ पाई जाती है, इसको हम पूरी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है ना। तो देखो अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं? जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो देखो आप, जीव द्रव्य को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, पुरकिंजे। क्या थे? पुरकिंजे ने सबसे पहले जीव द्रव्य के बारे में बताया था। पुरकिंजे ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? जीव द्रव्य के बारे में बताया था। जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्मा के बारे में बताया था। और एक वैज्ञानिक थे, हक्सले। क्या थे? हक्सले ने कहा था, हक्सले ने ये कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। भौतिक आधार होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसने कहा था? तो ये हक्सले ने कहा था। और जीव द्रव्य को या प्रोटोप्लाज्मा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? वो पुरकिंजे ने किया था। किसने? पुरकिंजे ने। तो अब ये जीव द्रव्य है क्या? तो देखो आप, जो केंद्रक द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब में कैरियोलिम्फ या केंद्रक द्रव्य, तो आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस कोशिका द्रव्य, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीव द्रव्य। क्या? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। ठीक है ना। तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्मा, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? हम जीव द्रव्य कहते हैं। इसलिए कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में बहुत अंतर होता है। जीव द्रव्य का मतलब होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर टोटल मटेरियल जितना भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मा बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक के अंदर की जितनी भी समस्त चीज़ें
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच मीन्स कोशिका द्रव्य, उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। ठीक है ना। तो ये तो किसके बारे में बात हो गई, जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य को किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। याद रखना जीव द्रव्य में समस्त प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब अपन किसकी बात करते हैं, कोशिका द्रव्य। किसकी बात करते हैं, कोशिका द्रव्य। तो देखो आप, जीव द्रव्य का ही एक भाग है कोशिका। जैसे जीव द्रव्य के कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। एक तो क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना। या न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या भी कहते हैं, कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ बोला जाता है, जिसको अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, या कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन को क्या पढ़ना है, कोशिका द्रव्य पढ़ना है। तो जीव द्रव्य का ही भाग कौन है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना। अब देखिए, जो कोशिका द्रव्य है ना, इसके भी 2 भाग होते हैं। कोशिका द्रव्य के भी कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है हाइलोप्लाज्म, एक होता है हाइलोप्लाज्म, और एक होता है ट्रोपोप्लाज्म। क्या होता है, ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है ना। तो हाइलोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के 2 भाग होते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोपोप्लाज्म। अब ये हाइलोप्लाज्म क्या होता है, देखिए आप, हाइलोप्लाज्म को क्या भी कहते हैं हम, आधात्री या मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो जो ये हाइलोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है कि केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य जितने भी तरल पदार्थ पाया जाता है, ये जितना भी, इसे हाइलोप्लाज्म कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य का निष्क्रिय व निर्जीव भाग होता है। कैसा होता है, निष्क्रिय व निर्जीव भाग होता है, निष्क्रिय व निर्जीव भाग होता है। कौन, हाइलोप्लाज्म या आधात्री। ये कोशिका द्रव्य का निष्क्रिय व निर्जीव भाग होता है। और इसके अंदर कौन कौन से संचित पदार्थ पाया जाता है। संचित पदार्थ के रूप में अगर वो प्लांट सेल होगी, कौन होगी, प्लांट सेल होगी, तो प्लांट सेल में संचित पदार्थ के रूप में क्या होगा, मतलब प्लांट सेल में संचित पदार्थ भोजन के रूप में कौन होता है, स्टार्च होता है। अगर वो एनिमल सेल होगी तो उसमें संचित पदार्थ के रूप में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि जंतुओं में भोज्य पदार्थ संचित क्या होता है, ग्लाइकोजन। अगर वो कवक की सेल होगी तो उसमें संचित पदार्थ के रूप में क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा, क्योंकि कवक भी ग्लाइकोजन का संचय करते हैं। अगर वो आपका शैवाल होगा तो उसमें भी संचित पदार्थ के रूप में क्या होगा, स्टार्च होगा। तो प्लांट सेल या शैवाल में संचित पदार्थ स्टार्च के रूप में होगा और एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के रूप में होगा। दूसरा, इसमें पाया जाता है स्त्रावी भाग, स्त्रावी, कौन सा, स्त्रावी भाग। ठीक है ना, स्त्रावी पदार्थ। अब स्त्रावी पदार्थ के रूप में कौन पाया जाता है, इसमें स्त्रावी पदार्थ के रूप में बिखर, मतलब में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके निर्जीव भाग में। दूसरा होता है उत्सर्जी भाग, उत्सर्जी भाग। तो उत्सर्जी भाग में कौन कौन पाया जाता है, अगर एनिमल सेल होगी तो यूरिया, यूरिक अम्ल पाए जाएंगे। प्लांट सेल होगी तो क्या होगा, रेजिन, टैनिन, गूंद वगैरह ये सब पाए जाते हैं। तो इन तीनों पदार्थ को, संचित पदार्थ, स्त्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थों को एक साथ क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं कोशिका अंतस्थ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कोशिका अंतस्थ, या बोलते हैं इनको सेल इंक्लूसेंस,
सेल इंक्लूसेंस या कोशिका अंतस्थ कहते हैं ये सेल का क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। कौन सा भाग होता है, निर्जीव भाग होता है। तो हाइपोप्लाज्मा अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि कोशिका द्रव्य का निर्जीव भाग कौन होता है, हाइपोप्लाज्मा होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जो निष्क्रिय निर्जीव होता है, जिसके अंदर संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। इन तीनों को मिला के कोशिका अंतस्थ या सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज, लवण, ठीक है ना, जल, ये सभी चीज़ें क्या आ जाती है, स्रावी वाले इसमें हाइलोप्लाज्म वाले भाग में आ जाती है। तो ये सेल का कोशिका द्रव्य का क्या है, निर्जीव भाग होता है। अगर हम ट्रोपोप्लाज्म की बात करें तो ट्रोपोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य का सजीव, कैसा, सजीव भाग होता है। सजीव व सक्रिय, सजीव व सक्रिय भाग होता है। और ये कोशिका द्रव्य में व्यवस्थित, मतलब में आप यूं कह सकते हो कि ट्रोपोप्लाज्म ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गन्स हैं। कोशिका द्रव्य में जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गल्जिकाएं, ठीक है ना, लाइसोसोम, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये सब ट्रोपोप्लाज्म होते हैं। मतलब में सजीव और सक्रिय भाग होते हैं जो सेल के अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं को करते हैं। तो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कौन से, ट्रोपोप्लाज्म, इसके अंदर प्लांट सेल होगी तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, ट्रोपोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रोपोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रोपोप्लाज्म, गल्जिकाएं ट्रोपोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गन्स होते हैं वो ट्रोपोप्लाज्म होते हैं। और हाइलोप्लाज्म कौन होता है, इसके अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जैसे कि उसमें तरल पदार्थ जिसको हम अदात्री कहते हैं, उसमें संचित पदार्थ जैसे कि स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्रावी भाग जैसे विटामिन, हार्मोन्स, एंजाइम, उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, ठीक है ना, रेजिन, टैनिन, प्लांट सेल होगी तो गोंद, रेजिन, टैनिन, ये सब क्या होंगे, आपके स्रावी भाग होंगे। तो ये क्या है, आपका जीव द्रव्य भी हो गया और ये आपका कोशिका द्रव्य। अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है जीव द्रव्य क्या होता है, पुरकिंजे ने दिया था, ये जीवन का भौतिक आधार होता है, ऐसा हक्सले ने बोला था, ठीक है ना। और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य मिला के जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य का ही भाग कोशिका द्रव्य होता है। इसके दो भाग होते हैं, हाइपोप्लाज्म जो निष्क्रिय और निर्जीव भाग होता है, ट्रोपोप्लाज्म जो इसका सजीव भाग और सक्रिय भाग होता है, जिसके अंदर सेल ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी किसके बारे में बात हो गई, जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बारे में बात हो गई। फिर अपन अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस अपन ने खत्म कर ही लिया है, अब अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है।